नमस्कार बच्चों, मैं कमलेश चंद्र मिश्र आप लोगों का हिंदी की कक्षा में स्वागत करते हैं। आज मैं आप लोगों को कक्षा 12 के आरोह के गद्य खंड से पहलवान की ढोलक पाठ पढ़ाने जा रहा हूं, जिसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में, आंचलिक का मतलब होता है गांव देहात के पृष्ठभूमि के ऊपर जो उपन्यास लिखा जाता है उस उपन्यास को आंचलिक उपन्यास कहते हैं, जिसकी कहानी ग्रामीण लोगों पर आधारित होती है, उसे आंचलिक उपन्यास कहते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की प्रतिनिधि कहानियों में से पहलवान की ढोलक एक प्रसिद्ध कहानी है। रेणु अपनी कहानियों में भाव भंगिमाओं संवेदनाओं का इतना सटीक वर्णन करते हैं कि उनकी कहानियों का प्रत्येक पात्र जीवंत हो उठता है। लेखक ने इस कहानी में राजसत्ता में परिवर्तन होने के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था व लोक कलाओं के अप्रासंगिक होने की प्रक्रिया का भी यथार्थ चित्रण किया है। पुरानी व्यवस्था में परिवर्तन होने के साथ ही लुट्टन पहलवान भूखमरी की स्थिति में आ जाता है। वह न केवल अपना अस्तित्व अपनी लोक कला ढोलक के बोल द्वारा बनाए रखने का प्रयास करता है, बल्कि इससे भूख और महामारी के से दम तोड़ रहे गांव को मौत से लड़ने की ताकत भी देता है। अंत में महामारी के चलते सब समाप्त हो जाता है और एक लोक कलाकार व्यवस्था के बद इंतजाम के कारण काल का ग्रास बन जाता है। यह पाठ हमारे मन में कई प्रश्न छोड़ जाते हैं, जैसे क्या कला की प्रासंगिकता व्यवस्था की मुखापेक्षी है, अथवा क्या कोई स्वतंत्र मूल्य भी है? मनुष्यता की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए लोक कलाओं को प्रासंगिक बनाए रखने हेतु हमारी क्या भूमिका हो सकती है? आइए देखते हैं फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित पहलवान की ढोलक। सर्दी की निस्तब्ध रात में, निस्तब्ध बिल्कुल अंधेरा, कुछ भी न दिखाई देता हो। सर्दी की निस्तब्ध रात में आकाश में केवल तारे ही चमक रहे थे। अमावस्या की रात गीदड़ और उल्लुओं की डरावनी आवाज़ से ही अपने जीवंत होने का एहसास करवा रही थी। अमावस्या की रात, अंधेरी रात जिसमें चाँद नहीं दिखाई पड़ता है, एकदम बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा रहता है। गांव में हैजा और मलेरिया का भयंकर प्रकोप फैला हुआ था। सभी के बीच मौत का सन्नाटा व्याप्त था। केवल बच्चे कभी कभार निर्बल स्वर में माँ माँ चीख कर रोने लगते थे। इस चित्कार के अतिरिक्त पूर्णतः सन्नाटा छाया हुआ था। लोग बलपूर्वक अपनी आहों और सिसकियों को रोके हुए भगवान के नाम का स्मरण कर रहे थे। लेखक के अनुसार पहलवान लुट्टन सिंह की 9 वर्ष की आयु में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। बचपन में विवाह होने से सास ने उसका पालन पोषण किया। पहलवानी की आवश्यकता व उचित खान पान की व्यवस्था के चलते वह सुडौल और मांसल देह वाला एक पहलवान बन गया। जाड़ों की उन निस्तब्ध रात में केवल उसके ढोलक ही पूरे गांव में नया जोश भरकर संजीवनी का काम करती थी। गांव में प्रत्येक व्यक्ति उसे जानता था तथा सायंकाल होते ही उसकी ढोलक की थाप की आवाज़ सुनकर सभी को जीवित होने का एहसास होता था। एक बार श्यामनगर में कुश्ती के दंगल में लुट्टन सिंह चाँद सिंह नाम के पहलवान की कुश्ती देख रहा था, जो अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से आया हुआ था। चाँद सिंह ने अपनी उम्र के सभी पहलवानों को हराकर शेर के बच्चे की उपाधि प्राप्त की थी, अतः राजा उसे अपने दरबार में रखने की सोच रहे थे। तभी अकस्मात लुट्टन सिंह ने चाँद को कुश्ती में चुनौती दे दी। सभी उसे पागल समझ रहे थे। कुश्ती के लिए राजा श्यामानंद से लुट्टन ने अप्रत्याशित अनुमति लेकर चाँद सिंह के दाव को काटकर उसकी गर्दन पकड़ ली और ढोल के थाक धीना तिरकट धीना
दाव काटो बाहर जा, धाक धीना तिरकट धीना, दाव काटो बाहर जा का अर्थ लगाकर गर्दन पर कब्जा कर लिया। अंत में ढोलक की आवाज़ का अर्थ उठा पटक दे लगाकर चाँद सिंह को जमीन पर दे मारा। विजयी लुट्टन सिंह ने ढोल को प्रणाम करके राजा साहब लुट्टन सिंह को अपनी गोद में उठा लिए। भीड़ भी श्यामानंद की महावीर जी की जय जयकार का नारा लगाने लगी। राजा ने प्रसन्न होकर उसको सदा के लिए अपने दरबार में रख लिया। राज दरबार के पहलवान के रूप में लुट्टन सिंह को अपना एक नया स्थान मिल गया। उसने काला खां पहलवान को हराकर अपनी कीर्ति को और दूर दूर तक फैला दिया। मेले आदि में बच्चों जैसे चश्मा लगाकर वह मदमस्त हाथी की तरह चलता था। राजा जी अब उसको किसी से भी लड़ने की आज्ञा नहीं देते थे। लुट्टन के केवल 2 ही पुत्र रह गए थे, क्योंकि उसकी सास व पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था। वे लुट्टन की ही तरह दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे। उनका गुरु कोई आदमी नहीं बल्कि ढोलक था, जिसको अखाड़े में उतरने से पहले प्रणाम करने के लिए कहकर लुट्टन सिंह ने पहलवानी के सभी गुण उन्हें सिखा दिए थे। इन तीनों का भरण पोषण दरबार से ही हुआ करता था। राजा श्यामानंद की अकाल मृत्यु के पश्चात विलायत में रहने वाले राजकुमार ने आकर सत्ता संभाली और राजकुमार को घोड़े की रेस में दिलचस्पी थी। उसने तीनों पहलवानों को दरबार से निकाल दिया। गांव में आकर उन्होंने मजदूरी करके अपना जीवन निर्वाह करना शुरू कर दिया, क्योंकि गांव वाले उनका खर्च सहन नहीं कर पाते थे। मलेरिया और हैजे के प्रकोप से गांव से रोज 2-3 लाशें उठने लगी। उनको कफन तक मिलना मुश्किल हो गया। लोगों में बोलने की शक्ति तक समाप्त हो गई। ऐसे समय में लुट्टन का ढोल ही उसमें प्राण भरता था। एक रात उसने अपने बेटे से कहकर उठा पटक दो बजाया, परंतु उसके दोनों पुत्र मृत्यु को हरा न सके। उस दिन लुट्टन सिंह ने अपने पुत्रों के शव को नदी में बहा दिया, जिससे गांव वालों की भी हिम्मत टूट गई। पुत्रों की मृत्यु के पश्चात भी प्रत्येक रात लुट्टन ढोलक बजाकर गांव वालों को ढाढ़स बढ़ाया करता था। परंतु एक रात ढोलक की आवाज़ न आने पर शिष्यों ने देखा पहलवान चित पड़ा हुआ था। उसकी यही अंतिम इच्छा थी कि वह कभी चित नहीं हुआ। अतः मृत्यु के उपरांत चिता पर भी उसे पेट के ही बल लौटाया गया था और ढोल बचा दिया गया था। इस प्रकार से यह पाठ समाप्त हुआ। इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्न को हम कर रहे हैं, आप लिखकर व्हाट्सएप कर देंगे। कुश्ती के समय ढोलक की आवाज़ और लुट्टन के दाव पेश में क्या तालमेल था? पाठ में ध्वन्यात्मक शब्द और ढोल की आवाज़ आपके मन में कैसी ध्वनि उत्पन्न करते हैं, उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। लुट्टन पहलवान कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ के स्वर से प्रेरणा ग्रहण करता था। धाक धीना तिरकट धीना, चटाक चढ़ा, धीना धीना दिक दिक धीना। इसका अर्थ हुआ दाव काटो बाहर हो जा। धाक धीना तिरकट धीना, दाव काटो बाहर हो जाओ। चटाक चढ़ा, उठा के पटक दो। चटाक चढ़ा, उठा के पटक दो। धीना धीना दिक धीना, चित करो। इस प्रकार के शब्द हम लोगों के मन में उत्साह भरते हैं, उसमें अप्रत्याशित रूप से कार्य करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। कहानी के किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या परिवर्तन आया? लुट्टन के बचपन में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। सास ने उसका लालन पालन किया। उसने गांव वालों से अपनी सास की तकलीफ का बदला लेने के लिए कसरत करनी शुरू कर दी। इसी के बल पर उसने चाँद सिंह को हराकर राज पहलवान की उपाधि प्राप्त की। 15 साल तक राज पहलवान रहने के बाद वह और उसके पुत्र काल के ग्रास बन गए। लुट्टन सिंह पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है? लुट्टन सिंह पहलवान ने बचपन से ही कसरत करनी शुरू कर दी थी। उसने किसी भी गुरु से पहलवानी नहीं सीखा था।
अतः उसने किसी को अपना गुरु नहीं माना और न किसी से कुश्ती के दांवपेच सीखे थे। वो अपनी शक्ति और दांवपेच की परीक्षा ढोलक की आवाज़ के आधार पर तय करता था। ढोल की आवाज़ उसके शरीर में उमंग और स्फूर्ति भर देती थी। वह अखाड़े में उतरने से पहले ढोलक को प्रणाम करता था। इसलिए उसने कहा कि उसका गुरु कोई और नहीं ढोलक है। गांव में महामारी फैलने और बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन सिंह ढोलक क्यों बजाता था? लुट्टन सिंह ढोलक इसलिए बजाता था क्योंकि ढोलक की आवाज़ सुनते ही गांव वालों के अंदर शक्ति का संचार हो जाता था। जिस ढोलक की आवाज़ में उसने दंगल जीता था, वही ढोल को वह गुरु की संज्ञा दिया करता था। गांव में भयंकर महामारी फैली हुई थी। लोग निरुत्साही हो गए थे, इसलिए वह ढोल बजा बजा कर लोगों के अंदर उत्साह पैदा करता था। ढोलक की आवाज़ कर पूरे गांव में क्या असर होता था? गांव के बड़े बूढ़े, अर्धमृत, पथ्य विहीन गांववासियों में ढोलक की आवाज़ संजीवनी शक्ति भरती थी। केवल ढोलक की आवाज़ ही निस्तब्ध रात को चीरती हुई लोगों के जीवित होने का एहसास कराती थी। महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था? गांव में फैली बीमारी ने अब महामारी का रूप ले लिया था। इससे इस तरह गांव में हाहाकार मच गया था। सभी के चेहरे पर रुदन के अलावा कोई और चिन्ह यदा कदा दृष्टिगोचर होते थे। सूर्य निकलने के साथ ही लोग कांपते कराहते घरों से निकलकर अपनी आत्मीयजन और मित्रों को समय और बलवान होना समझाकर ढाढ़स बढ़ाते थे। किंतु जब सूर्यास्त होता था तो अपनी अपनी झोपड़ी में चले जाते थे। उनकी चू तक की आवाज़ नहीं आती थी। उनकी बोलने की शक्ति बिल्कुल समाप्त हो जाती थी। केवल रुग्ण ग्रामवासियों के रोने कराहने और छोटे बच्चों के मामा कह के रोने की आवाज़ ही सुनाई पड़ती थी। कुश्ती या दंगल पहले लोगों और राजाओं का शौक हुआ करता था। पहले राजाओं को राजा लोगों के द्वारा विशेष सम्मान दिया जाता था। ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं है? कुश्ती का खेल ग्रामीण संस्कृति की पहचान है, न कि शहरी संस्कृति की। शहरी संस्कृति में यह खेल अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाया है। इसकी जगह अब किन खेलों ने ले लिया है? आज के दौर में क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, तैराकी, जिम्नास्ट, बॉक्सिंग, हॉकी इत्यादि अंतर्राष्ट्रीय खेलों ने उसका स्थान ले लिया है। कुश्ती को प्रिय बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए जाने चाहिए? कुश्ती को लोकप्रिय बनाने के लिए विद्यालय और राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे प्रशिक्षक नियुक्त करने चाहिए और उचित प्रशिक्षण और सम्मान भी दिया जाना चाहिए। इस प्रकार से यह पाठ समाप्त हुआ। आप लोग इसका प्रश्न उत्तर लिखकर व्हाट्सएप कर देंगे, हम चेक कर लेंगे। नए ऑडियो में नए पाठ के साथ मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।